जेई माइंड मैप सीरीज में हमारे पास लास्ट चैप्टर हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहां पर अगर मैं बात करूं प्योरिफिकेशन की, अगर बात करें तो हमारे पास ये कि कुछ इंप्योरिटीज दी हुई होगी या फिर अपन को कुछ मिक्सर दे रखा होगा, उनको अलग अलग करना होगा, उनकी अलग अलग टेक्निक है। सॉलिड्स को अलग करते हैं, लिक्विड्स को कैसे कर सकते हैं, गैसेज को कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से डिस्टिलेशन हमारे पास, वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड का यूज किन के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमारे पास डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर विच इज मोर सॉल्युबल, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर अपन को पता लगाना रहेगा कि हमारे पास कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो किस किस के लिए अपन करने वाले। हेलो, तो स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बेटा जेई माइंड मैप सीरीज में हमारे पास लास्ट चैप्टर हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये हमारे पास है चैप्टर जो कि माइंड मैप सीरीज का लास्ट चैप्टर रहने वाला है बेटा। ये वाला जो चैप्टर हमारे पास थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, बट ये चैप्टर हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। मेंस में तो हमेशा ही आता है, क्लियर है, और वो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। इसलिए इस चैप्टर का वेटेज अगर देखें हम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन करना बहुत इजी रहता है, क्लियर है। तो कैसे भी आपको इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है, आपको पूरा करना है। और अगर एक बार आप ये सही से पढ़ लेते हो देन आप इस माइंड मैप सीरीज की हेल्प से बहुत ही कम टाइम में 45 to 50 मिनट्स में इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, जिसके आपके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी है पूरे के पूरे रिकॉल हो जाएंगे, पूरा क्लियर है। तो इसमें अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हमारे पास, यहाँ पर अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब जो भी हमारे पास है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और लास्ट में हमारे पास आएगा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारा कुछ अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पास इंट्रोडक्शन में, हमारे पास तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास दो चीज आती है। एक आता है हमारे पास प्योरिफिकेशन और दूसरा हमारे पास आता है, यहाँ पर अपन बात करेंगे प्योरिफिकेशन की, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो यहां पर अगर मैं बात करूं प्योरिफिकेशन की, अगर बात करें तो हमारे पास ये कि कुछ इंप्योरिटीज दी हुई होगी या फिर अपन को कुछ मिक्सर दे रखा होगा, उनको अलग अलग करना होगा, उनकी अलग अलग टेक्निक है। सॉलिड्स को अलग करते हैं, लिक्विड्स को कैसे कर सकते हैं, गैसेज को कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या रहता है हमारे पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको क्वालिटी यानी कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, हाइड्रोजन के लिए कौन सा होता है, सल्फर के लिए कौन सा, फॉस्फोरस के लिए कौन सा, हेलोजन के लिए कौन सा, नाइट्रोजन के लिए कौन सा। तो ये सारे टेस्ट करेंगे अपन। और उसके बाद क्वांटिटेटिव में ये जो अपन एलिमेंट आइडेंटिफाई किए तो इनकी क्वांटिटी किसमें कितनी कितनी है, किस एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है, कितना उसका वेट परसेंट है, ये कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कुछ एक पार्ट आप टाइट्रेशन में भी पढ़ लेते हो, मोल कंसेप्ट में भी पढ़ लेते हो। हमारे पास जो आता है हमारे पास जेल्डज मेथड के क्वेश्चंस आप वहां पर भी करते हो, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड है, सबसे पहले हमारे पास है सब्लिमेशन, देन आएगा क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी यहां से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन, क्लियर। सॉलिड फेज से डायरेक्टली गैसियस फेज या वेपर फेज में कन्वर्जन को अपन क्या बोलते हैं, हमारे पास सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स है जिनका अपन सब्लिमेशन मेथड से करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ आयोडीन, कैम्फर, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। ये सब ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स है जिनका अपन प्योरिफिकेशन कर सकते हैं सब्लिमेशन मेथड से, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास कि डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड इंप्योरिटीज इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। कि कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट दे रखा है, उसमें जो हमारे पास जो कंपाउंड है वो और जो इंप्योरिटीज है उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। या हो सकता है कि हमारे पास जो इंप्योरिटी है या जो हमारा कंपाउंड है वो कोई एक सॉल्युबल ही ना हो, क्लियर है। द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट इन विच इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। जो हमारे पास इम्प्योर कंपाउंड है उसको अपन क्या करें, सॉल्वेंट डिजोल्व करें जो इम्प्योर एट रूम टेम्परेचर बट एप्रिसिएबली सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर, क्लियर। इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरी। मतलब अगर हमारे पास अगर सॉल्युबिलिटी
का डिफरेंस काफी ज्यादा हो, कि हमारे पास एक सॉल्वेंट में कम सॉल्यूबल है, दूसरे में हमारे पास एप्रिशिएबली ज्यादा सॉल्यूबल है, तो अपन यहां से क्रिस्टलाइजेशन में काफी बढ़िया रिजल्ट निकलते हैं और हमारे पास सही तरीके से प्योरिफिकेशन हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पर अगर बात करें डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या रहता है, जो हम डिस्टिलेशन की अगर बात करें तो किन किन को अपन डिस्टिलेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन की हेल्प से प्योरीफाई कर सकते हैं। पहला है वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। अगर हमारे पास लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल है, और जो इंप्योरिटी हो गया है नॉन वोलेटाइल, तो उसमें अपन डिस्टिलेशन की हेल्प से इजीली क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। अपन हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो हमारा लिक्विड है जिसको अपन को अलग करना है वो वोलेटाइल है, तो उसकी वेपर बनेगी, वेपर बनने के बाद उसको अपन कंडेंस कर लेंगे और वो सेपरेट हो जाएगा। इंप्योरिटीज हमारी नॉन वोलेटाइल है इसलिए वो लिक्विड में ही रहेंगी। क्लियर है। दूसरा है लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा अपन उनको भी डिफरेंस, उनको भी यहां से प्योरीफाई कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास दोनों ही प्योरिटी, इंप्योरिटी और जो हमारा लिक्विड कंपाउंड है वो दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल है, बट उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब 30-50 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है या 30 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है, तो वहां पर अपन उनको सेपरेट कर सकते हैं कि इतने कम टाइम, जो हमारे पास मोर वोलेटाइल होगा वो इजिली जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कंडेंस कर लेंगे अलग करके, और जितनी बार मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा उतने ही मेरे को बेटर रिजल्ट मिलते जाएंगे। क्लियर है। Liquids having different boiling points vaporize at different temperatures. The vapors are cooled and then liquids form collected separately. क्लियर है। ये वाली चीज सेम आप यूज करते हो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमारे पास, इस बेसिस पर आप क्वेश्चंस करते हो। इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है, तो यहाँ पर पूछा भी गया है और बार बार पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को अपन किस टेक्निक के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो डिस्टिलेशन से अपन प्योरीफाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से डिस्टिलेशन है हमारे पास, सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है और स्टीम डिस्टिलेशन है। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि 30 से 50 केल्विन का डिफरेंस हो कम से कम, तो वो अपन सिंपल डिस्टिलेशन में आता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत अपन को तब पड़ती है जब मान लीजिए हमारे पास जो दो लिक्विड्स है इंप्योरिटी के साथ, इंप्योरिटी और जो लिक्विड है उनका अगर टेम्परेचर केल्विन, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 10 केल्विन के आसपास या उससे कम हो, तो अपन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है। चलिए एक एक करके अपन बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है सिंपल डिस्टिलेशन, टू सेपरेट लिक्विड्स विच हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि अपन ने बताया क्लोरोफॉर्म और एनिलीन है। क्लियर है। सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर लिक्विड रहेगा, हीट करेंगे, जो पहले हमारे पास वोलेटाइल होगा वो इधर जाएगा कंडेंस में, यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर जो वाटर है वो कूल्ड वाटर है तो कंडेंस हो जाएगी और यहाँ पर लिक्विड सब्सटेंस है जो आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमारे पास क्या है, इफ टू लिक्विड्स, इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट देम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो सिंपल डिस्टिलेशन से काम नहीं चलेगा। उस वाले केस में क्या आएगा, द वेपर्स ऑफ सच लिक्विड्स आर फॉर्म्ड विद द सेम टेम्परेचर, मतलब इस वाले अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो दोनों की लिक्विड लगभग सेम टेम्परेचर में बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जब मैं कंडेंस भी करूंगा तो उसमें दोनों ही हमारे पास रहेंगे। क्लियर है। The technique of fractional distillation is used such cases. In this technique, vapors of liquid mixture are passed through a फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंसेशन। इससे क्या होगा, हमारे पास की जो वेपर है वो थोड़ी सेपरेट हो जाती है और देन टाइम लगता है हमारे पास, तो एक एक को अपन क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। क्लियर है। एग्जांपल है टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये हमारे पास यूज किया जाता है। क्लियर है। यहां पर दे रखा था वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जो जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट रह गया, जो मोर वोलेटाइल वेपर है वो पहले हमारे पास जाएंगी, तो द वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट रीच द टॉप ऑफ द कॉलम फर्स्ट, पहले पहुंचेंगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, देन वेपर्स हायर बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद आएंगे। क्लियर है। क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपराइजेशन बाद में होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन का मेथड, वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड का यूज किन के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमारे पास डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर भी बोलते हैं। क्या आता है, दिस मेथड इज यूज किन के लिए होता है, देखिए, टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड वो उस बॉइलिंग पॉइंट तक अपन जब उसको हीट करते हैं तो या तो उस बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे पहले ही क्या हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है। तो बट दे डिकम्पोज एट बिलो और देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब या तो उसी पर एट बॉइलिंग पॉइंट और
उस बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं हमारे पास, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उसके लिए अपन यहाँ पर ये यूज करते हैं। रिड्यूस प्रेशर है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं अपन यहाँ पर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कम कर देते हैं, जिससे कि अब जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि अब हमारे पास कम है उसके इक्वल पहुंचेगा। तो कम टेम्परेचर पर ही जो वेपर है, मतलब वेपर बनने लग जाएगी, वह वेपराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये सोप इंडस्ट्री में यूज होता है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ए लिक्विड बॉइल्स एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स वेपर प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी में हमारे पास है स्टीम डिस्टिलेशन। दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल। स्टीम क्या है, वोलेटाइल है, एंड आर इमिसिबल विद वाटर। क्लियर। एग्जांपल्स हमारे पास एनिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, और क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर। ये हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है इसके। क्लियर। अब आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये जो मेथड है ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटीज के बेसिस पर। ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, उसके बेसिस पर ही काम करता है। कैसे काम करता है हमारे पास, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर देखते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन वाटर। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम से समझाना है। यहाँ पर हमारे पास ये एक सॉल्वेंट दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर है, तो यहाँ पर भी ये सॉल्युबल है बट कम सॉल्युबल है। तो अपन इसको ऑर्गेनिक, ये सॉल्वेंट दे रखा है, इसको इसके साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, शेक करेंगे। शेक करने के बाद क्या रहेगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज्यादा सॉल्युबल रहता है किसमें, सॉल्वेंट में। कौन से में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्लियर है। सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो वाटर है और ये जो आपने सॉल्वेंट लिया ये आपस में सॉल्युबल नहीं होने चाहिए, इनकी एक बिल्कुल डिफरेंट लेयर बननी चाहिए। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक्वस लेयर रहेगा और इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसमें चला जाएगा, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है अपन ने उसमें ये चला जाएगा, देन सेपरेट हो जाएगा। तो इससे अपन ओपन करेंगे तो जैसे हमारे पास एक्वस मतलब वाटर यहाँ से निकल जाएगा, देन हमारे पास क्या बच जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये सेपरेट हो जाते हैं। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्गेनिक एंड एक्वस सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर सो दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड बाई सेपरेटरी फनल, जो मैंने बताया कि फनल से अपन उसको अलग कर लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है हमारे पास किस लिए यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज क्या होता है, सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट। मतलब जो हमारे पास मिक्सचर दे रखे हैं, कोई एक मिक्सचर है जिसमें 2 से 3 कंपोनेंट है, तो उनको सेपरेट करने के काम आता है। दूसरा प्योरीफाई करने के काम आता है, और ऑल्सो टेस्ट के लिए भी यूज होता है हमारे पास। क्लियर है। यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो क्रोमा वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है कलर। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कलर के फॉर्म, मतलब डिफरेंट कलर की हेल्प से अपन क्या करते थे, सेपरेट करते थे, डिस्टिंग्विश करते थे एलिमेंट्स को। क्लियर है। In this technique, the mixture of substance is applied onto a stationary phase. Stationary phase जो कि हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। जो स्टेशनरी फेज मतलब जो फिक्स रहेगा वो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है। ए प्योर सॉल्वेंट, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स जो कि हमारे पास गैसेज हो सकती है, लिक्विड्स भी हो सकता है, अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज है उस पर वो स्लोली मूव करेंगे। अब डिपेंड करेगा हमारे पास जो वो घूम मतलब मूव कर रहे हैं, तो उसका अलग अलग सबकी क्या रहेगी, मतलब वेलोसिटी रहेगी, स्पीड रहेगी, और उसी के बेसिस पर अपन इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट्स ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। द मूविंग फेज इज कॉल्ड द मोबाइल फेज। ऑब्वियसली मूविंग फेज को क्या बोलेंगे अपन, मोबाइल फेज बोलेंगे। अब क्रोमेटोग्राफी हमारे पास 2 टाइप की रहती है, एक है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा हमारे पास पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं अपन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या होती है, ये 2 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्सचर हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या क्या यूज होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, या तो सिलिका जेल होगा या क्या यूज होता है हमारे पास, एल्यूमिना। क्लियर है। यहां पर जो स्टेशनरी फेज रहता है वो सॉलिड रहता है, बट जो मोबाइल फेज है, मूविंग फेज है, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक न्यूमेरिकल भी बनता है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास और इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉलम
कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इजी है हमारे पास। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास दे रखा है एडजॉर्बेंट स्टेशनरी फेज है यहाँ पर हमारे पास, क्लियर है। और ये मिक्सर ऑफ कंपोनेंट है एबीसी, और ये हमारे पास सॉल्वेंट है, क्लियर है। अब होगा क्या हमारे पास कि ये जो मिक्सर है इसमें हमारे पास तीन है एबीसी, इन तीनों को सेपरेट करना है। तो ये जो एडजॉर्बेंट है जो स्टेशनरी फेज है, इसमें ये जो कंपोनेंट है एबीसी, तीनों की एडजॉर्प्शन पावर अलग अलग रहेगी। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास जिसकी पावर ज्यादा है, जो जल्दी एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है, तो वो तुरंत इस फेज में मान लीजिए इसी पॉइंट पर एडजॉर्ब हो जाएगा। जैसे हमारे पास ए है, देन बी सी चलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर बी, यहाँ सी। तो इसका मतलब यह है कि सबसे कम एडजॉर्ब कौन हो पाता है, सी, इसलिए वो दूर गया है। और जो जल्दी एडजॉर्ब हो रहा है वो कौन है हमारे पास, ए। तो यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर अगर देखेंगे इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ मिक्सर ओवर ए कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट, क्लियर, स्टेशनरी फेज पैक्ड इन द ग्लास ट्यूब। कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर विच इज मोर सोल्यूबल, ये पूछा जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर विच इज मोर सोल्यूबल, जो मोर सोल्यूबल है इस स्टेशनरी फेज, इज एडजॉर्ब फर्स्ट, देन द कंपोनेंट विच इज लेस सोल्यूबल इन स्टेशनरी फेज, देन द मोस्ट रेडिली एडजॉर्ब, जो हमारे पास मोस्ट रेडिली एडजॉर्ब होगा, जो कि मैंने बताया है। सब्सटेंस आर रिटेन्ड नियर द टॉप एंड द अदर कम्स डाउन टू वेरियस डिस्टेंसेज इन दी कॉलम, जो मैंने बताया। तो अगर यहां पर पूछा जाए कि हमारे पास टॉप में जो रह रहा है उसकी एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा है कम है, तो उसकी एडजॉर्बिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा है। और जो नीचे जितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब उसकी एडजॉर्बिंग पावर उतनी कम है, क्लियर है। तो ये हमारे पास इस बेसिस पर काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी। यहां पर क्या है हमारे पास, इसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास एक पेपर रहता है, क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास क्या रहता है, इस पेपर पर अपन क्या पहले बात कर लेते हैं। हमारे पे इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मिक्सचर ओवर थिन लेयर एंड एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट, एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट, क्लियर है। ग्लास प्लेट रहेगी, उस पर अपन एडजॉर्बेंट क्या कर देंगे, कोट कर देंगे, मतलब पॉलिश कर देंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर मूव अप along with the eluent to different distances depending on their degree of adsorption and separation takes place। क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर देखो आप क्या करते हैं, एक बेस लाइन लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर, और इस बेस लाइन की जो थिकनेस, मतलब इसकी यहाँ पर जो प्लेट की थिकनेस रहती है वो 2 मिलीमीटर रहती है। ये भी पूछा जा सकता है हमारे पास, क्लियर है। यहाँ पर अपन 1 सेंटीमीटर ऊपर बेस लाइन, नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर एक मतलब अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और यहां पर मान लीजिए हमारे पास ये सैंपल डॉट है जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स है ए और बी, मान लीजिए 2 कंपोनेंट है। तो अब होगा क्या, हमारे पास जो एलुएंट रहेगा उसके साथ साथ एलुएंट ये है हमारे पास, ये एलुएंट है, सॉल्वेंट जिसको आप बोल रहे हो वही एलुएंट है। तो यहाँ पर धीरे 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 जाने लगेगा। अब ये होगा जो एलुएंट है इसके साथ साथ इसमें ए और बी है, तो एलुएंट में जो ज्यादा सोल्यूबल रहेगा वो एलुएंट के साथ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो एलुएंट में कम सोल्यूबल रहेगा वो एलुएंट के साथ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्लियर है। और इसी के बेसिस पर हमारे पास क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास बता रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये बेस लाइन है, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस। ये जो है हमारे पास डिस्टेंस x है, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो ट्रेवल कर रहा है वो y है। और जो स्पॉट हमारे पास कर रहा है, जो a और b जो हमारे पास है अलग अलग होंगे हमारे पास, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं बेस लाइन से वो x है, और जो सॉल्वेंट ट्रेवल कर रहा है वो y है। इंपॉर्टेंट फिर से बता देता हूँ, जो एलिमेंट जो डॉट है उसमें जो कंपोनेंट है वो जो बेस लाइन से ट्रेवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस ली जाती है, वो x है, और जो सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा वो क्या है हमारे पास, y है, क्लियर है। इसी के बेसिस पर अपन RF डिफाइन करने वाले हैं अभी आगे। तो यहां पर हमारे पास आता है इसी में कार्ड, यहां पर हमारे पास वही सेम जो मैंने बताया ये हमारे पास कि यहां पर कार्ड को होल्ड कर देते हैं, यहां पर ये लगा रखा है अपन ने बेस लाइन, और यहां पर ये जो पॉइंट है वो ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने बताया कि x और y अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास डिस्टेंस मूव्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर फ्रॉम बेस लाइन, इंपॉर्टेंट है। एट डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट मोबाइल फेज फ्रॉम बेस लाइन, इसको बोलते हैं RF, रिटार्डेशन फैक्टर, क्लियर है। ये पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सिंपल x और y की डेफिनेशन, x और y की वैल्यू दी जाती है और डायरेक्टली पूछा जाता है, सिंपल, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट यही कि x क्या है y क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी हमारे पास लगभग सेम ही चीज है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है कि स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या रहेगा, लिक्विड, क्लियर, और मोबाइल फेज भी क्या रहता है हमारे पास, लिक्विड रहता है, क्लियर है। इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, ऑल्सो नोन एज लिक्विड पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्टेशनरी फेज और लिक्विड फेज हमारे पास क्या रहते हैं, यहाँ पर लिक्विड रहते हैं, क्लियर है। स्पेशल क्वालिटी पेपर को क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या यूज होता है हमारे पास, सेल्यूलोज, यहाँ पर हमारे पास क्या यूज होता है, सेल्यूलोज, क्लियर है। तो सेल्यूलोज पेपर को
अपन क्रोमेटोग्राफी पेपर की तरह यूज करते हैं। क्लियर है? क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट विच वर्क्स एट स्टेशनरी फेज। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है, वही सेम चीज, यहाँ पर स्पॉट रहेगा, वो ट्रेवल वगैरह करेगा सेम। मूविंग फेज इज ए सॉल्वेंट और ए मिक्सर ऑफ सॉल्वेंट इन विच स्पॉटेड क्रोमेटोग्राफी पेपर इज सस्पेंडेड। क्लियर है? द सॉल्वेंट rises up the paper by capillary action and flows over the spot. Clear? The paper selectively retain different components according to their different partition into phases. The paper strip to develop is called chromatogram. क्या बोलेंगे उसको हमारे पास? क्रोमेटोग्राम पेपर बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास बता रहा है कोई बेस लाइन है, स्पोर्ट की अलग अलग जो मतलब एडजॉर्बिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? अब क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये हमारे पास क्वालिटेटिव, यहां पर अपन को पता लगाना रहेगा कि हमारे पास कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो किस किस के लिए अपन करने वाले? कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, और उसके बाद सल्फर के लिए, नाइट्रोजन के लिए, और हेलोजन के लिए, और फॉस्फोरस के लिए, इनके लिए अपन करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के लिए करूं तो बहुत ही सिंपल है। कार्बन और हाइड्रोजन को अपन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। तो अगर कार्बन के साथ करेंगे तो हमारे पास CO2 मिलता है, और हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो H2O मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि CO2 और H2O बना नहीं बना। तो CO2 को अपन लाइम वाटर के साथ पास करते हैं, अगर वो मिल्की कलर आ जाता है हमारे पास। क्लियर है? कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? और विच इज डेवलप टर्बिडिटी, क्या करेगा? टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। और दूसरा हमारे पास है, तो यहां से अपन को ये पता चल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे, वाई टर्बिडिटी आती है। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर मेरे को ये पता लगाना है हमारे पास कि ये CuSO4 H2O प्रेजेंट है या नहीं है, तो CuSO4 जो कि व्हाइट होता है उसकी रिएक्शन अगर H2O के साथ कराते हो तो ये ब्लू कलर का हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिलता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का, क्योंकि कार्बन है इसका मतलब CO2 बन रहा है, हाइड्रोजन इसका मतलब H2O बनेगा, और दोनों का टेस्ट। क्लियर है? CO2 का कैसे पता चलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और वाटर का किससे पता चलेगा? CuSO4 से। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट आता है वो आता है लेसाग्ने टेस्ट, जो कि होता है हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरिन सबके लिए क्या होता है हमारे पास? लेसाग्ने टेस्ट होता है। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपन प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, Na के साथ अपन हीट करेंगे। किसके साथ करेंगे? Na के साथ हीट करेंगे, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो NaCN, ये आ गया हमारे पास NaCN। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन है तो हमारे पास क्या बन गया? NaCN बन गया। सल्फर रहेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? Na2S बनेगा। अगर एलोजन है तो NaX बनेगा। क्लियर है? हर एक के लिए अलग अलग है। क्लियर? तो अब बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। क्लियर? तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के लिए हमारे पास वही सेम सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार करेंगे अपन सबसे पहले, तो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बन गया NaCN। क्लियर? अब NaCN की रिएक्शन अपन करवाते हैं फेरस सल्फेट के साथ। किसके साथ करवाते हैं? फेरस सल्फेट के साथ। यहाँ पर FeCN का होल ट्वाइस बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास Fe2+ है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होता है हमारे पास किसमें? Fe3+ में। तो ये बन गया Fe3+, और साथ में क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब ये जो फेरिक आयन है, क्या है हमारे पास? फेरिक आयन। FeCN का ऑल ट्वाइस बना। FeCN का ऑल ट्वाइस हमारे पास NaCN के साथ रिएक्ट करके वापस क्या बनेगा? Na4FeCN6, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या बनेगा? सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? Fe का +2। अब क्या होगा? Fe2+ जो कि हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है, फेरस सल्फेट में प्रेजेंट है, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा किसमें? Fe3+ में। किसमें ऑक्सीडाइज होगा? Fe3+ में। और ये जो यहां पर आप फेरिक सल्फेट है, ये पहले हमारे पास क्या था? फेरस, अब कौन सा है? फेरिक सल्फेट। तो Fe3+ जो है वो हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? फेरी फेरोसाइनाइड, जो कि प्रेशियन ब्लू कलर का है। और अगर हमारे पास प्रेशियन ब्लू कलर आता है, इसका मतलब ये कि हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर है? इसमें आता है हमारे पास टेस्ट फॉर सल्फर। टेस्ट फॉर सल्फर में वही सेम अपन रिएक्शन करवाएंगे Na के साथ, तो हमारे पास Na2S बनेगा। क्या बनेगा? Na2S। तो द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट। तो अगर हमारे पास एक अपन किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? लेड एसीटेट के साथ, तो हमारे पास कौन सा आता है? PbS। क्लियर है? जो Na2S बनेगा, Na2S में हमारे पास जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? -2। तो
H2 माइनस जो है Pb2 प्लस लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाएगा, PbS ब्लैक। अगर ये बन गया इसका मतलब हमारे पास सल्फर प्रेजेंट है। दूसरा भी हमारे पास एक टेस्ट होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, ये पूछा जा सकता है हमारे पास। ये सेम लगभग उसी टाइप का कंपाउंड है जैसा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास, क्लियर है। तो ये हमारे पास रिएक्ट करके यहाँ पर वायलेट कलर बनाएगा FeCN5NOS, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सल्फर के लिए हमारे पास दो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए, एक है हमारे पास लेड एसीटेट के साथ और दूसरा हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास आप सल्फर के लिए टेस्ट कर रहे हो और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हुआ, कौन प्रेजेंट हुआ, नाइट्रोजन भी, तो उस वाले केस में हमारे पास जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हो क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा NaSCN। क्या बनेगा हमारे पास, NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। अब ये जो सोडियम थायोसाइनेट है Fe3+ के साथ क्या देगा, ब्लड रेड कलर देगा। तो अगर आपके पास ब्लड रेड कलर मिल रहा है, इसका मतलब उसमें कौन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है हमारे पास, सोडियम, सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इफ सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद एक्सेस सोडियम, द थायोसाइनेट, जो हमारे पास ये थायोसाइनेट बन रहा है, ये डिकम्पोज हो जाएगा हमारे पास किस में, डिकम्पोजेज एंड यील्ड साइनाइड एंड सल्फाइड, क्लियर है। तो हमारे पास ये अलग अलग बन जाएंगे इस वाले केस में। तो अगर आपको दोनों को सेपरेट करना है तो अपन किसके साथ करेंगे, एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम फ्यूजन की, सोडियम एक्सट्रैक्ट नहीं, मैं बार बार एक्सट्रैक्ट बोल रहा हूँ, सोडियम फ्यूजन के साथ अपन सोडियम फ्यूजन की एक्सेस ऑफ Na के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो SCN जो है वो NaCN और Na2S में कन्वर्ट हो जाएगा और देन फिर अपन वही नाइट्रोजन का टेस्ट अलग और सल्फर का टेस्ट अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्ट फॉर हेलोजन। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, टेस्ट फॉर हेलोजन। तो टेस्ट फॉर हेलोजन में हमारे पास द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास अलग अलग मिलेगा। AgX का PPT मिलता है, सबका अलग अलग कलर है। अगर हमारे पास क्लोरीन है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसका मतलब ये कि हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लियर है। ए व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अगर येलोइस, लाइट येलो बोल सकते हैं अपन, प्रेसिपिटेट मिल रहा है और स्पेरिंगली सॉल्युबल है किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, ये ब्रोमीन के प्रेजेंस को बता रहा है। और अगर येलो या डार्क येलो अपन बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट मिल रहा है और ये क्या है, इनसॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, बाकी दोनों हमारे पास सॉल्युबल है, क्लियर है, और ये इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब क्या है, आयोडीन है। तो सिंपल है, देखो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है और सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, इसका मतलब क्लोरीन। येलोइश प्रेसिपिटेट मिल रहा है और सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ब्रोमीन है। बट अगर हमारे पास डार्क येलो या थोड़ा सा येलो बोल सकते हैं अपन, येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है और इनसॉल्युबल है हमारे पास किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, इसका मतलब क्या है, हमारे पास आयोडीन है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। तो टेस्ट फॉर फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं हमारे पास, अच्छा इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, ठीक है, टेस्ट फॉर, हाँ, यहां पर अपन एक बात और ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए जब आप हेलोजन का टेस्ट करवा रहे हो, तो हेलोजन के टेस्ट करवाने से पहले जब ये कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो पहले अपन NO3 के साथ, मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं सॉल्यूशन की। क्यों करवाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए कि नाइट्रोजन H2 माइनस रहा या फिर CN माइनस रहा, तो ये क्या करते हैं, हमारे पास जो यहाँ पर जो कलर मिलेंगे उसको खराब कर देते हैं या उसको कवर कर देंगे जो हमारे पास यहाँ पर कलर मिलने वाले हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं कि पहले HNO3 के साथ अभी रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ कराते हैं, HNO3 के साथ। वो क्या करता है कि इनको ऑक्सीडाइज कर देगा, इनको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास इन हेलोजन के बाकी के टेस्ट वगैरह के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, लास्ट है टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। इसमें हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। द कंपाउंड इज हिटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परऑक्साइड Na2O2, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। ये क्या करता है, जो फॉस्फोरस है उसको फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। फॉस्फोरस प्रेजेंटिंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट, PO4 3- में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। अब यहाँ पर PO4, इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, HNO3 के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड जो है अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनाएगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनाता है। ये कंपाउंड आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्लियर। अगर ये बनता है दैट मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंस है किसका, ये येलोइश कलर रहता है इसका, थोड़ा सा क्या रहता है, येलोइश कलर। तो अगर ये बन रहा है इसका मतलब ये कि हमारे पास फॉस्फोरस प्रेजेंट है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या आते हैं, क्वांटिटेटिव।
अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के अलग अलग तरीके हैं, क्लियर है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो दे रखा है वही करना है आपको, बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले अपन बात करें कार्बन और हाइड्रोजन की, तो कंबसन की रिएक्शन करते हैं और इस तरीके के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए मोल कंसेप्ट में कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दे रखा है, उसका कंबसन कराएंगे, CO2H2O बनेगा, तो यहाँ पर CO2 के मोल से जितने CO2 के मोल्स होंगे उतने ही उसमें कार्बन के मोल्स होंगे, और कार्बन के मोल्स मिल जाएंगे तो आपको कार्बन का वेट मिल जाएगा। और परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज कैसा आएगा, वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ से आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट का अगर वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आपको यही काम करना है जो मैंने बताया, क्लियर है। हाइड्रोजन के लिए भी ऐसे आएगा कि मोल्स ऑफ जितने H2O के रहेंगे उसके डबल मोल्स रहेंगे हाइड्रोजन एटम के, तो वहां से हाइड्रोजन का मास मिल जाएगा और सेम चीज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस आए हैं काफी ज्यादा। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हमारे पास दो मेथड से किया जाता है, एक है हमारे पास ड्यूमाज मेथड और दूसरा हमारे पास जेल्डल मेथड, ड्यूमाज मेथड और जेल्डाल मेथड, क्लियर है। सबसे पहले ड्यूमाज मेथड में इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जब गैस इवॉल्व होगी वो इवॉल्व होती है N2 गैस, और यहाँ पर जो गैस इवॉल्व होती है वो इवॉल्व होती है NH3 गैस। ये वाला जो है आपने टाइट्रेशन में भी पढ़ा होगा, हो सकता है टाइट्रेशन में पढ़ा हो सकता है मोल कंसेप्ट में पढ़ा हो, दोनों ही जगह पढ़ सकते हैं आप, दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, क्लियर। सबसे पहले बात करिए ड्यूमाज मेथड में, तो ड्यूमाज मेथड में हमारे पास क्या है, वेटेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड वही सेम CO के साथ हीट करते हैं, क्लियर है। कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, वो पता है अपन को CO2 और H2O निकलेंगे, बट जो नाइट्रोजन रहेगा वो किस में रहेगा हमारे पास N2 में, क्लियर। द मिक्सचर ऑफ गैसेज प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन KOH, तो KOH की अच्छी बात यह कि हमारे पास ये CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लेगा और N2 के साथ कुछ नहीं होगा हमारे पास, क्लियर। नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ नाइट्रोजन मीटर, जो हमारे पास नाइट्रोजन मीटर है उसमें हमारे पास नाइट्रोजन को अपन कलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद अपन सिंपल ये हमारे पास दे रखा है कि जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे CO के साथ तो CO2 H2O और N2 मिलेगा, क्लियर। साथ में कॉपर मिल जाएगा अनरिएक्टेड जो भी है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन मिल जाएगा। देन नाइट्रोजन का आप P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 से, और नाइट्रोजन के अगर आपको प्रेशर वगैरह मिल जाएगा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत इजीली, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेल्डल मेथड। जेल्डल मेथड में हमारे पास क्या रहता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि NH3 हमारे पास क्या करोगे कि जेल्डल मेथड में अपन रिएक्शन कराएंगे तो CXHY और N दे रखा है, यहाँ पर जेल्डल मेथड यानी कि KM लगाओगे आप, तो आपको जितना भी नाइट्रोजन है वो पूरा का पूरा NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी नाइट्रोजन है पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में, क्लियर है। अब क्या करोगे, हमारे पास NH3 जो है वो क्या हमारे पास बेस है, NH3 क्या है हमारे पास बेस, क्लियर है। इसकी रिएक्शन अपन एसिड के साथ करवाते हैं, यहाँ पर क्या आएगा एसिड। अब ये एसिड कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं H2SO4 ही हो, ये हमारे पास H2SO4 हो सकता है, ये हमारे पास HCl हो सकता है, क्लियर है, ये हमारे पास होंगे, क्लियर। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अब मेरे को नहीं पता कि NH3 कितना है, इसलिए इसको एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है कुछ, क्लियर है। किस में लिया जाता है, अपन एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा NH3 प्लस एसिड, तो यहाँ नाइट्रोजन का तो सॉल्ट बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा सॉल्ट। जैसे मान लीजिए अगर H2SO4 लोगे तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस अनरिएक्टेड एसिड रहेगा। अनरिएक्टेड क्या रहेगा हमारे पास एसिड। यहाँ पर जो अपन एक्सेस में लिया, मान लीजिए 5 इक्विवेलेंट लिया आपने, जिसमें से 3 इक्विवेलेंट रिएक्ट करके 2 बच गए, तो ये अनरिएक्टेड एसिड है। इसके साथ अपन क्या कराते हैं बेस की रिएक्शन, जिसकी नॉन रहेगा सब कुछ अपन को, इसके बारे में नॉन है और यहां पर भी इनके बारे में नॉन है अपन को, मोलरिटी नॉर्मलिटी वगैरह सब कुछ नॉन है, क्लियर। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके भी नॉन होंगे, इसके भी नॉन होंगे, क्लियर है। और देन हमारे पास ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कुल मिला के हो क्या रहा है कि ये वाला जो एसिड आपने लिया है ये 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, NH3 जो कि बेस है उसके साथ भी। यहाँ पर इसका N फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि एक ही H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, और यहाँ पर बेस जो भी रहेगा वो डिपेंड करेगा कौन सा ले रहे हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, जो भी दे रखा हो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ। तो अपन बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। इसका नॉन पता, इसका इक्विवेलेंट्स पता है, एसिड के पता है, NH3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। जितने NH3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उतने उसके मोल्स होंगे, क्योंकि उसका N फैक्टर 1 है। NH3 के मोल्स मिल गए, जितने NH3 के मोल्स, तो एक NH3 में एक ही नाइट्रोजन है, तो उतने ही उसके क्या हो जाएंगे हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स। नाइट्रोजन के मोल के बाद मास और देन वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट इनटू 100। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। तो एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन में हमारे पास सिंपल है कि आपके पास हेलोजन दे रखा है, उसकी रिएक्शन अपन AgNO3 के साथ कराते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है AgX मिलेगा।
तो अब यहां पर ये फॉर्मूला दे रखा है, बट आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल है। एजीएक्स मिला, एजीएक्स मिलने के बाद आपको क्या करना है, एजीएक्स का जो मास आएगा यहां से क्या मिल जाएंगे, इसके मोल मिल जाएंगे। इसके जितने मोल होंगे एजीएक्स के, उतने मोल्स कितने किसके होंगे, मोल्स ऑफ एक्स। और एक्स के मोल्स मिलने के बाद उसका वेट मिल जाएगा, और वेट मिलने के बाद आप परसेंटेज वेट कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर फॉर्मूला दे रखा है, मर्जी आपकी इससे भी। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर है, तो एस्टिमेशन ऑफ सल्फर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ सल्फर के लिए अपन यूज करेंगे कि BaCl2। तो BaCl2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर सल्फेट आयन है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, BaSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, BaSO4। तो इसके मोल्स क्या है, इसका वेट आ जाएगा। इसका वेट आने के बाद मोल्स ऑफ सल्फर मिल जाएंगे। क्यों, कि BaSO4 के जितने मोल्स होंगे उतने किसके मोल्स होंगे, सल्फर के, क्योंकि इसका वेट है। इसका जो वेट आएगा, मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स के बाद सल्फर के मोल्स, क्योंकि जितने मोल्स इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम सल्फेट में एक सल्फर का एटम है, तो दोनों के मोल्स इक्वल होंगे। सल्फर का मोल, सल्फर के वेट, देन वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 से परसेंटेज मिल जाएगा। सेकंड लास्ट आता है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस में हमारे पास अगर बात करें तो वही सेम अमोनियम यहां पर हमारे पास दे रखा है। तो यहां जो कंपाउंड बनता है वो बनता है Mg2P2O7, ये हमारे पास फाइनल कंपाउंड रहता है। क्लियर है। तो अब जब अपन इसमें करेंगे तो हमारे पास यहां इंपॉर्टेंट है, इसका आपको वेट मिल जाएगा। इसका वेट मिलने के बाद आपको करना क्या है कि यहां पर मोल्स ऑफ Mg2P2O7 है वो क्या रहेंगे, ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ P। क्यों, क्योंकि जैसे अपन बात करें H2O में जितने मोल्स H2O के, मान लीजिए 2 मोल्स है, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स रहेंगे, 4, क्योंकि एक H2O में 2 है। सेम वैसे ही Mg2P2O7 है, यहां पर हमारे पास कितना आएगा, 2, क्योंकि एक में 2 है, इसीलिए हमारे पास यहां पर जो मास दे रखा है 62। बाकी अगर देखोगे हमारे पास यहाँ पर 31 ही दे रखा है। आप हर एक में देखोगे तो कैलकुलेशन में उन्होंने यही कर रखा है। जैसे सल्फर है, BaSO4 में एक सल्फर मिलता है, तो यहाँ पर 32 अपॉन BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट 233। तो उसी तरीके से दे रखा है हमारे पास, ये आ जाएगा वेट ऑफ दिस BaSO4 अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। तो ये फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। लास्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आप मोल कंसेप्ट में भी यही करते हो, जब आप इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो, क्या बोलते हैं अपन कि जो भी हमारे पास सभी कंपोनेंट्स का वेट परसेंट दे रखा है, उसके बाद जो बचता है वो किसका, ऑक्सीजन का। तो उसी हेल्प से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी जो जेईई माइंड मैप सीरीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो भी कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और जैसा मैंने आपको बताया कि रिवीजन के लिए बेस्ट है ये, जब भी आपको रिवाइज करना हो, चीजें सुनकर रिवाइज करना हो, उसके लिए माइंड में बेस्ट है, क्योंकि रिवीजन में आपके पास 1 आवर 1.5 आवर इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जो चीज आपने पढ़ रखी है उसमें अगर आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे लगा रहे हो तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल। हाँ, अगर आपको चीजें पढ़नी है तो वहां पर पढ़ सकते हो। क्लियर है। तो बढ़िया तरीके से आप बेटा आप सभी लोग पढ़ाई करिए, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी जो भी आपका एग्जाम आ रहा है, जिस भी एग्जाम के लिए आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे बोर्ड्स के लिए भी हो, तो बोर्ड्स के लिए भी काफी चैप्टर्स का आप रिवीजन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू।